देखिए, आपकी जनरल साइंस की ये सेकंड क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपके सभी के सामने है, यानी जनरल अवेयरनेस की आपकी ये सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास आपको मिल गई होगी, तो कुछ एक जो साइंस के टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की जो सेकंड क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपने ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने जेओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने मेटल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने जेओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है विद्युत सेल क्या होता है। अब आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्ट भी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए विद्युत सेल। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन से सेल का उपयोग किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल का। इसके बाद आता है आपका डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपको देखिए माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए आपका मोटर, ये आप काफ़ी बार यूज में लेते हो घर में भी। देखिए, जो शहरी लोग हैं वो भी यूज में लेते हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी यूज में लेते हैं। ये क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला आता है आपका सितार। तो यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन देखिए, ये क्या करता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो ऊष्मा होती है उसे क्या करता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर देखिए, जिसे आप डीजे बोलते हो, बूफर वगैरह होता है, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए, जो सारे क्वेश्चंस हैं ये देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। मैंने सारे जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही उठाए हैं। देखिए, ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले कारक में ये 7-8 कारक है जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ जो अभी तक पूछी गई हैं, तो उनका एक देखिए मैंने एक संकलन किया है जो अभी तक पूछी जाती हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला आपका है पेस मेकर क्या होता है। इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाह होता है। तो देखिए, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पेस मेकर। इसके बाद देखिए, आपका जो ईसीजी क्या होती है, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर आपके धड़कन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा, ईसीजी करवा के लाइए। इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इतना ही आपको समझना है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये देखिए आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियाँ। मैंने यहाँ पे ख़त्म कर, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस लिए जो किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में पूछने के। तो आगे देखिए, आपका है फेनोटिक्स। ये क्या होता है, स्वर ध्वनि का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फाइकोलॉजी, सेवालों का अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फाइकोलॉजी क्या होती है, सेवालों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाती है, आपकी फाइकोलॉजी कहलाती है। इसके बाद देखिए, आपका टेलीपैथी क्या होती है। टेलीपैथी क्या होती है, मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, टेलीपैथी कहलाता है। इसके बाद देखिए, आपका आता है वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद जो अगली स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख आविष्कारक हैं। जो जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इस स्लाइड में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपकी 41 FAD में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा। देखिए,
आपका देखिए सबसे पहला है इंसुलिन। तो आपका जो इंसुलिन का आविष्कारक है वो कौन था? बेटिंग, जॉन बेटिंग। जॉन बेटिंग ने किसका आविष्कार किया था? इंसुलिन का। जो आपका हृदय प्रत्यारोपण होता है सर्वप्रथम वो, या फिर इसका डेवलपमेंट किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हेजे का टीका होता है वो रॉबर्ट कोच ने किया था। इसका जो बोलते हैं आविष्कारक इसे बोला जाता है, यानी डेवलपर जिसे बोला जाता है वो कौन है? हेजे का टीका किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने बनाया था। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको ARNA क्या होता है ये, और इसका आविष्कारक कौन था? ऑर्थर वर्ग एम जेम्स वॉटसन। DNA ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने इसका आविष्कार किया था। हर इंसान में DNA होता है, हर पशु पक्षी में DNA होता है। जैसे आपका हर इंसान का अलग अलग DNA होता है और हर पशु पक्षी का अलग DNA होता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट अलग होता है, थंब का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही आपका DNA अलग होता है। इसके बाद आता है आपका पेनिसिलिन। ये क्या होता है? इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद रक्त परिवहन। देखिए जो आपका रक्त परिवहन होता है इसका आविष्कारक कौन था? विलियम हार्वे। इसके बाद आता है आपका होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक चिकित्सा का आविष्कार कौन है? हेनीमैन। हेनीमैन ने किसका आविष्कार किया? होम्योपैथिक का। इसके बाद आता है जो आपका चेचक का टीका लगाया जाता है उसका आविष्कार कौन है? एडवर्ड जेनर। जो टीबी का चिकित्सा है, टीबी का जो चिकित्सा है, इसे काफ़ी लोगों की जो मौतें हुई थी आपकी 2002 से लेकर 2008 के बीच। देखिए तो इसका जो टीका था, मूल बदतर टीका था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर लेके आई थी। रॉबर्ट कोच ने इसका आविष्कार किया था। हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज बोला जाता है। देखिए जब भी आपको कोई डॉग काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो रेबीज का टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया बोला जाता है जिसे। इसका आविष्कारक कौन है? लुई पास्चर। देखिए इसके अंदर सारा मिलेगा आपको, विटामिन वगैरह सारे जो मैंने, देखिए हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए स्लाइड के अंदर है। डिफरेंट क्वेश्चन इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चनों का समावेश किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है। विटामिन ए, तो मैकुल ने इसका आविष्कार किया। विटामिन बी का जो आविष्कारक है वो भी मैकुल ने किया था। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, मैकुल ने 2 आविष्कार किए, विटामिन ए और विटामिन बी। और विटामिन सी क्या होता है? इसका आविष्कार किसने किया था? यूजोक्स होल्कर ने इसका आविष्कार किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? FG होफकिंग्स ने। इसके बाद आता है देखिए बैक्टीरिया जीवाणु, इसका आविष्कार किसने किया? ल्यूवेन होक ने इसका आविष्कारक है। ठीक है। विषाणु जिसे क्या बोला जाता है? वायरस भी बोला जाता है। इसका एडवेंचर किसने किया था? आविष्कारक कौन है? इवानोवस्की। पोलियो का टीका मोस्ट इम्पोर्टेंट इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा। DNA के बाद कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका पोलियो का टीका जिसका आविष्कारक है जॉन्स सालक। पोलियो ड्रॉप ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्बर्ट सेबिन। गर्भ निरोधक गोलियां, ये पिनकस, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एक BSF महिला कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए इसके बाद है आपका BCG टीका, यूरिन कालमेट, ये आपके पूछा गया था NDA 2018 के अंदर। ये देखिए बेरी चिकित्सा, आइजक मेन, ये पूछा गया था CRPF 2018 कांस्टेबल के अंदर। मलेरिया चिकित्सा ये पूछा गया था आपका, आविष्कारक कौन है? डॉक्टर रोनाल्ड्स रोस। ठीक है। और ये पूछा गया था आपका जो CTET एग्जाम 2016। इसके बाद देखिए जेनेटिक कोड, इसका आविष्कारक कौन है? हरगोविंद खुराना। DDT इसका आविष्कारक कौन है? डॉक्टर पालमुरल। एस्पिन ड्रेसर। परमाणु भट्टी जिसे क्या बोला जाता है? एटोमेटिक रिएक्टर, इसका आविष्कारक कौन है? एनरिको फर्मी। ये पूछा गया था 2018 आर्मी फतेहपुर भर्ती के अंदर।
इसके बाद देखिए आपका एरोप्लेन का आविष्कार कौन है, राइट बंधु। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद देखिए बाइसिकल यानी इसका आविष्कार किसने किया था, के मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, राजस्थान पुलिस 2016। बेरामीटर, टोरिसेली। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ये किसने किया था, बेनर्ड इक्वर्ड व मैन्युअली ने। इसके बाद देखिए प्रिंटिंग प्रेस, ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपकी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। जे गुटेनबर्ग। देखिए मैंने एनडीए तक के क्वेश्चन भी उठाए हैं, आर्मी लेवल के क्वेश्चंस भी उठाए, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं है, बाहर से नहीं आएगा। राडार, ये देखिए टेलर एंड यंग ने। सेफ्टी बैग, हम सर हम्फ्री डेवी ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये सभी को पता होना चाहिए, जॉन लोगी बेयर्ड ने। लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ग्रेविस ओटिस ने। रेखागणित की स्थापना, ये पूछा जाता है, यूक्लिड ने इसका आविष्कार किया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया। ये नहीं पूछा गया कभी क्वेश्चन। रिवॉल्वर कोल्ड ने किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टीन का सिद्धांत था। अंधे के लिए लिखने पढ़ने की लिपि लुई ब्रेल लिपि, ये आपकी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए कुछ एक जो आपके टॉपिक हैं वो रह जाते हैं, तो बिना किसी देरी के वो आज की शाखा में शुरू करते हैं। तो देखिए जो महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वो आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड में। महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र, तो देखिए आपका पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कौन सा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर, क्या है, कौन सा अनुसंधान के अंदर है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लस रिसर्च। इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा है, सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर कौन सा है आपका कृषि अनुसंधान के अंदर, जिसका नाम है नेशनल बायोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद देखिए आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद के अंदर कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ये सेम दूसरा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है जोधपुर राजस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आता है मैसूर कर्नाटक, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केरल कोचीन में आता है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आता है आपका उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा कटक के अंदर है आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश में जो राजमुंद्री सेंट्रल ट्यूबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं डिफेंस से रिलेटेड, इसलिए मैंने उठाया था कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं मैं आपको। ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल आपके लिए इफेक्टिव होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। देखिए अब देखिए थोड़ा भौतिकी का हम अध्ययन कर लेते हैं, भौतिक विज्ञान क्या होती है। देखिए बिल्कुल ये डेफिनेशन है, फिर इसके धीरे धीरे इकाइयों की तरफ बढ़ेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर देखते हैं। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा से प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, परंतु प्रकृति वास्तव है में द्रव्य ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए अगर आपको समझ में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अब देख लेते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या बोला गया, विज्ञान क्या है, विज्ञान की जिस शाखा में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विज्ञान के अलग अलग है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तो
उस शाखा में जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह आपकी भौतिकी कहलाती है। परंतु प्रकृति वास्तव में क्या, द्रव्य ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, देखिए बिल्कुल, देखिए आपको समझाया जाएगा। मेजरमेंट क्या होता है, वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय हो गया, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अदिश राशियां कौन सी हैं, तो देखिए ये सारी अदिश राशियां समय, द्रव्य, दूरी, विद्युत धारा, चालक कार्य अदिश राशि हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अदिश राशियां कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये समय, द्रव्य, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य, अदिश राशि होती है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप इससे पूछा जाता है, तो ये मैंने आपका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया यहाँ से। इसके बाद देखिए जो हर पॉइंट लिखा हुआ है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए जरूर बना है। अगर क्वेश्चन नहीं बना है तो ये इसलिए लिया गया है कि आपको समझ में है आगे का टॉपिक। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। तो इनमें से देखिए इन 5-6 में से और ऊपर वाली ये देखिए जो आपको ये है, इनमें से आपको मिक्स करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा 4 में से कि कौन सी आपकी सदिश राशि है, कौन सी आपकी अदिश राशि है, ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, ये किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते। तो देखिए मूल मात्रक कौन से हैं, मैंने बिल्कुल वो सोर्स से लिए हैं जो क्या होता है जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बिना किसी देरी की बहुत मेहनत लगती है दोस्तों नोट्स बनाने में भी, सारा टाइप करने में भी और उनकी पीडीएफ बनाने में भी। और उनका देखिए आपको तो बना बनाया मीटर मिल रहा है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। भौतिकी की इकाई, इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक इकाई। लंबाई का सभी को पता होगा मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, ताप आपका केल्विन में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता कैंडलों में मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए तो ये आपके प्रचलित मात्रक थे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे आगे की स्लाइड पे चलते हैं। देखिए तो इसके अंदर आप देखोगे क्या दे रखा है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो देखिए जब भी कोई आप पे फोर्स लगाया जाता है, इस लाइन का मतलब क्या है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर हो तो इस प्रकार की तरंगे अनुदैर्ध्य कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप की तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हो तो वो काफ़ी टाइम तक देखिए अप डाउन रहती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तरंगदैर्ध्य कहलाता है। देखिए ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इसके ऊपर, बट इसका आगे यूज होगा इसलिए ये स्लाइड के अंदर है। गैस में तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे आप उत्पन्न कर सकते हो। सितार के तार की तरंगे, जब भी आप सितार बजाते हो, गिटार बजाते हो, तो वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। इसके बाद देखिए चुंबकत्व का जो गुण है उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनके लिए संचरण के लिए माध्यम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में उपयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। रात्रि दृष्टि उपकरण में जैसे आपका नाइट गॉगल्स हो गए, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे आप अंधेरे में भी साफ देख सकते हो। जैसे जो इंडियन आर्मी के जवान होते हैं उनको दिए जाते हैं नाइट गॉगल्स, तो उनमें अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगों को निदान में, आंतों के रोग होते हैं उनके निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरण का, ठीक है, एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, एक्स किरणें उपयोग में ली जाती हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए उपयुक्त होगी
एक्स किरणें, ठीक है। क्रिस्टल की जो संरचना उसको जानने के लिए उपयुक्त क्या होती हैं, एक्स किरणें उपयुक्त होती हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा आपका ये सिलेबस बच गया है। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहो एक बार ये देख लीजिए, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। देखिए आपका सबसे पहले देखिए विद्युत, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ब्लैक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता तरंग दैर्ध्य जो ए से मापा जाता है, आपका उपयोग क्या होता है। देखिए तो थोड़ा सा मैं स्लाइड को बढ़ा देता हूँ। देखिए आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। गामा किरणें क्या होती हैं, इसका आविष्कार किसने किया, सबसे पहले बेक्रेल ने किया। तो ये देखिए 10⁴ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक चलती हैं। इसका यूज़ क्या होता है, उपयोग देखिए, इसकी वेधता क्षमता अत्यधिक होती है, प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय विकिरणों तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। तो देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है गामा किरणों का खोजकर्ता कौन है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेक्रेल। अब पूछा जा सकता है गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा 10⁴ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद देखिए जो एक्स किरणें होती है ये भी पूछा जा सकता है, खोजकर्ता कौन है, रोंटजन, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। इसके बाद देखिए जो आपका चिकित्सा वाला है, थोड़ा सा देखिए ये स्लाइड आई थिंक ऊपर नीचे हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल देखिए थोड़ा सा आई थिंक ये मिस, ठीक है। देखिए जो आपकी एक्स किरणें हैं, जो आविष्कारक है रोंटजन, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, चिकित्सा एवं औद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है। पराबैंगनी किरणें रीटर, तो 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। उपयोग क्या होता है, एडदस लिखावट को देखने, उंगलियों के निशानों का पता लगाने में, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आया नकली करेंसी। तो देखिए नकली करेंसी को पहचानने के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी खोज किसने की, तो रीटर ने की। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। दर्श से किरणें क्या होती है, न्यूटन ने इसकी खोज की 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अवरक्त तरंगे खोजकर्ता हर्सेल 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम। ये किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण में हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों की सफाई करने में, टीवी की रिमोट कंट्रोल में किया जाता है इसके माध्यम से। इसके बाद आती हैं लघु रेडियो तरंग या हर्ट्ज तरंग। तो इसका आविष्कारक है हेनरिक हर्ट्ज और 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से 10⁻�10 एंगस्ट्रॉम। रेडियो टेलीविजन एवं टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे मोरकोनी, इसका आविष्कारक है 10⁻�10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम तक। रेडियो और टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका है पराबैंगनी किरणें इस स्लाइड के अंदर। तो देखिए आने वाली जो स्लाइड्स होंगी, आने वाले वीडियो होंगे, उसके अंदर हम और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपको जो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आपके आने हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर करवा दूंगा। इसके बाद आपके इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, बिल्कुल देखिए स्लाइड में एकदम अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, पूरे नोट्स आपको नोट्स के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये देखिए मैंने हर एक चीज़ आपको समझाई कि मूल मात्रक वही मात्रक लिए जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे मानक मैंने वो लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान का ये आपने देखा होगा, कृषि अनुसंधान के अंदर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे तो खूब सारे हैं याद करने को, आप अगर कितना भी पढ़ना चाहो, बट वो मटेरियल आपको बुक में मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिलेक्टिव मटेरियल मिलेगा जो आप पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीक में 3 क्लासें आपको जनरल अवेयरनेस की मिलेंगी यानी सामान्य ज्ञान की, और 3 क्लासें इंग्लिश की मिलेंगी। इंग्लिश की जो क्लास है वो 1-2 दिन में स्टार्ट कर दी जाएंगी। धन्यवाद।